हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर हमारा 11 है। 10 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अभी हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टार्ट कराया था एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक जो था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने मीनिंग समझा था कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से कोई एक हमें अल्टरनेटिव चूज करना होता है और यही डिसीजन लेना डिसीजन मेकिंग होता है। और इसका हमारे जो बिजनेस है उस पर उसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी, गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें चॉइस इन्वॉल्व होती है, कंटिन्यू प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर डायनामिक होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना होता है और परिवर्सिव होता है, हर जगह होता है, डिसीजन लिया ही जाता है। फिर टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखे थे हमने, उसमें हमने रूटीन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन देते थे। रूटीन जो है नॉर्मल डिसीजन होते हैं, स्ट्रेटेजिक में एक प्लान वगैरह बनाना पड़ता है। प्रोग्राम जो पहले से ही उनकी प्रोग्रामिंग हुई होती है, ऐसे डिसीजंस को हम आराम से ले सकते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन या ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमने पहले फेस नहीं करी होती है। फिर हमने देखे थे इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल कोई पर्सन अकेला लेता है, ग्रुप का मतलब मीटिंग वगैरह बुला के सब ग्रुप में लेती हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम प्रोसेस देखते हैं कि जो भी रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है। मेनली कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका कुछ प्रोसेस तो होगा ना, कि ऐसे जाके सीधा डिसीजन ले लेंगे। आपको भी कोई निर्णय लेना है तो ऐसे ही ले लोगे या उसका एक प्रोसेस होगा? उसका एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे, प्रॉब्लम क्या है उसकी स्टडी करोगे ना, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है फिर उसके बारे में देखोगे। आप सॉल्यूशन एक तो होगा नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव देखोगे, फिर उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव को क्या करोगे, चूज करोगे। तो जो डिसीजन लेने की जो हमारी प्रोसेस है वो वही होगी जो हमारी प्लानिंग की प्रोसेस थी, सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर, अगर आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है तो डिसीजन कब लिया जाता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है सामने, तो उस प्रॉब्लम को ही सही करने का अधिकतर डिसीजन लिया जाता है। तो आइडेंटिफाई करो उस प्रॉब्लम को, भाई क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। उस प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो लेना है। तो प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करो, आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ सॉरी आइडेंटिफाई का मतलब पहचानो कि प्रॉब्लम क्या है। और सेकंड नंबर है फिर उसका डायग्नोस करो। डायग्नोस का मतलब हो गया कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम कैसे आई है और प्रॉब्लम कहाँ से आई है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसकी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये हो गया। तो है ना, सबसे पहले ऐसे ही होता है, अगर हम ट्रीटमेंट कराना जाएं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर क्या करता है, पहले सबसे पहले सीधा ट्रीटमेंट लिख देता है? नहीं, पहले आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम क्या है। जुकाम है, बुखार है, भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। पहले खुद करता है, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट करवाता है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर उसको क्या करता है, डायग्नोस करता है ना, भाई ये प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, कितनी है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो सारा प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को डायग्नोस कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, डिस्कवर करता है अल्टरनेटिव, कि भाई इस चीज को दूर करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर ऑप्शंस देता है कि भाई 3 दिन ये दवाई लेके देख लो, या फिर एडमिट हो जाना, फिर या अभी एडमिट हो जाओ, है ना, या फिर ये ऑप्शन भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो ऑप्शंस। तो यहाँ पर डिसीजन का मैं बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको प्रॉब्लम को डायग्नोस करो, उसके बाद डिस्कवर करो कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रास्ते हैं, है ना। और एक से ज्यादा ही होते हैं। अगर एक से ज्यादा नहीं है तो फिर डिसीजन मेकिंग क्या काम की, फिर तो डिसीजन का कोई मतलब नहीं है, एक ही तरीका है, तो बस आप मानो ना मानो वही करना पड़ेगा, है ना। सो अल्टरनेटिव्स को देखो, फिर उस अल्टरनेटिव का वैल्यूएशन करो, भाई कौन सा रास्ता सही रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हर रास्ते का अपने एक होते ना प्रोज और कॉन्स होते हैं ना, अपने ही फायदे भी होते हैं, नुकसान होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हर अल्टरनेटिव में कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें शामिल ही होगी, तो वो सारी कर लो। फिर आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है उसको क्या करना है, फिर सेलेक्ट कर देना है और फिर इंप्लीमेशन कर दो उसको, जो सेलेक्ट किया है, और उसको फॉलो अप करो कि जैसा हमने सोचा वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वही है जो प्लानिंग की प्रोसेस थी, वही आपकी प्रोसेस किसकी है, डिसीजन मेकिंग की। तो ये प्रोसेस के पॉइंट्स आप याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करो, तो आप एक पॉइंट लिखो, उसके अंदर पॉइंट आप ये याद कर लेना और उसके अंदर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिख देना, तो आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है ना, वो भी बिजनेस स्टडी और बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर पॉइंट्स अगर आपको याद है ना, तो आधा काम तो आपका वहीं हो गया।
और उस पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है वो आपको समझ आया हुआ है तो आपको फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। ओके ठीक, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करना है आपको। ऑब्जेक्टिव हम चूज करते हैं, अब उस ऑब्जेक्टिव को चूज तो कर लिया लेकिन उसको हासिल करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लो, उस इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करके लो, है ना। ऐसे ही नहीं आनी चाहिए, फैक्ट देख लो उस प्रॉब्लम के, अल्टरनेटिव्स देख लो, तरीके क्या है, वो अल्टरनेटिव्स में कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो देख लो, फिर सेलेक्ट कर दो कोई एक ऑप्शन और फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो और फिर फीडबैक यानी कि वही आपका फॉलोअप। अब इसके बाद में जो ये आता है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंदी भी है, तो इसको देखना आप अच्छे से समझना। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा बता दूं, तो आप ध्यान से सुनना। ये आपके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो होती है ना, तो उस डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंदर जो टेक्निक्स काम आती है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस तो हमने देख ली, लेकिन उस प्रोसेस में टेक्निक्स भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोसेस और टेक्निक्स दोनों अलग चीज़ें हैं, प्रोसेस के अंदर ही टेक्निक्स शामिल होती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स या आप उसको सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं जो हमारे डिसीजन लेने में हमको सपोर्ट करेगा, वो क्या है। तो इसमें देखिए दो है, देयर आर टेक्निक्स फॉल अंडर टू कैटेगरीज। दो टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारा काम करती है डिसीजन लेने में। एक होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स और एक होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखो एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी, है ना। इससे हमें ये पता चलता था ये नंबर्स में होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन होगी और यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगी, है ना। यहाँ क्वालिटी दिखेगी, क्वालिटी का मतलब जैसे एक्सपीरियंस, और यहाँ क्वांटिटी दिखेगी, नंबर्स में आपको डेटा दिखेगा। तो आइए इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है ये एक तरह की आपकी ट्रेडिशनल नेचर होता है इसका, बेसिकली बेसिक नेचर जो होता है इसका ट्रेडिशनल नेचर होता है, यानी कि आप डिसीजन लेंगे लेकिन कोई ज़्यादा आप नंबर्स के ऊपर या डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, आप करते हैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड। कई बार होते हैं ना लोग, वो अपने अनुभव से बता देते हैं कि क्या होने वाला है ना, और उससे बता देते हैं ये कर ले, मुझे पता है इससे इस सिचुएशन में ये होता है। कैसे पता है कि पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा हो रखा है हमको। तो जिन लोगों को एक ही फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो ज़्यादा डेटा पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो कैसे लेते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं। और अगर हमारी बात करें है ना, नॉर्मल एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात करें तो वो कैसे डिसीजन लेता है, लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस की बता रहा हूँ, वो अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेता है। क्या उस छोटे मोटे या जो भी डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए क्या कभी वो कैलकुलेशन करता है, कभी वो चीज़ें देखता है? नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेता है, अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। मान लेते एक बंदा है और एक पर्सन है और उसका नाम है मिस्टर विजय। तो मिस्टर विजय जो है अपने दोस्त के घर गया, मिस्टर दिनेश, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो उसने देखा कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने क्या किया है, बहुत मस्त घर बना रखे हैं, मतलब मकान बनाए हैं उन्होंने, बहुत शानदार बढ़िया बंगले बनाए हैं, प्लॉट लिया और उसके बाद ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के बहुत शानदार बंगले बनाए। अब वहाँ पर जो भी जा रहा है उनकी तारीफ कर रहा है ना, और वो जिन्होंने बंगले बनाए हैं, घर बनाए हैं अच्छे खासे, वो बता भी रहे हैं कि हाँ ये हुआ, ऐसे किया हमने, पहले प्लॉट लिया फिर उसके ऊपर लोन लेके ये बना दिया और बड़ा खुश है वो भी और रह रहा है, अपना खुद का घर हो गया, किराया नहीं भरना है, वगैरह 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 सब ठीक। अब मिस्टर जो विजय हैं, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी सोचेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि यार घर बनने के बाद में तो बड़ा मज़ा आता है, क्या है महीने की किस्त ही तो भरनी है, बड़ा मज़ा है, आराम से भर देंगे किस्त, तो क्या है, अपन भी प्लॉट ले लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लोन लेके किस्त भरते रहेंगे 20-30 साल तक और बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-30 साल का भी लोग सोचते नहीं है, किस्त भरते रहेंगे और बढ़िया है, लोन ले लेते हैं, घर बना देते हैं, बड़ा आनंद आएगा, लोग तारीफ करेंगे। अब ये उसका एक्सपीरियंस बता रहा है क्योंकि उसको ऐसा अनुभव हुआ, उसको अच्छा लगा। ये हो गया क्वालिटेटिव। अब है क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब जिन लोगों ने लोन लिया है उनकी रियलिटी वास्तव में कुछ और होती है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल चलते हैं, उनको इतने लॉन्ग टर्म तक खींचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। वो एक तरीके से कैदी बन जाता है, वो बहुत सारे डिसीजन अपनी फाइनेंशियली ले ही नहीं पाता है, फिर वो जॉब नहीं छोड़ सकता, अगर जॉब कर रहा है तो कोई रिस्क नहीं ले सकता बड़ा,
बिजनेस को बढ़ाने की या कम करने के लिए, जॉब को छोड़ने की, क्योंकि उसको पता है अगले महीने एक इंजेक्शन तैयार है किस्त नाम का, इंस्टॉलमेंट नाम का, और इंजेक्शन हर महीने तैयार रहता है और बड़ा बुरा लगता है जब वो पैसे कटते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं ले रखा है, पर मुझे पता है क्योंकि मुझे फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है, मैं वो पढ़ता हूँ, सब उनका कैलकुलेशन करता हूँ। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं या जान पहचान वाले हैं जिन्होंने लोन लेके मकान बनाए हैं, उनको लोन भरते हुए 5-6 साल हो चुके हैं और बहुत दुखी हैं, वो बोलेंगे नहीं लेकिन मुझे पता है ना। तो वो बड़ा मुश्किल वाला, तो ये उसने डिसीजन ले लिया अगर क्वालिटेटिव बेसिस पर, तो वो एक्सपीरियंस पे हो गया। और क्वांटिटेटिव मतलब डेटा फैक्ट्स कि भैया 20-30 साल लोन भरना पड़ेगा। फिर मैं अगर मेरी जॉब चली गई और किसी वजह से मैं जॉब से निकाल दिया गया तो दूसरी जॉब या छोड़ने का जॉब कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मतलब वो एक तरीके से बंध जाता है बंदा, फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये घूमता है अगले महीने किस्त आने वाली, ये आने वाली, ये आने वाली। ठीक है, लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो यार रेंट भरने से ज़्यादा अपना किस्त भर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंट में तो आप कभी भी खाली करके दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं होता ऐसा। अब मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वैसे ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक, चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्योंकि ज़्यादा चला गया तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। सो ये एकदम अनुभव के आधार पर है ना, बेसिकली ट्रेडिशनल नेचर है ना, जो पिछले एक्सपीरियंस हुए हैं उस आधार पर। अब ऐसा भी हो सकता है किसी ने लोन ले रखा हो और उसको ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो अब वो नहीं लेगा, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। अब क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती है उसके अंदर दीज टेक्निक्स आर बेसिकली ट्रेडिशनल इन नेचर, द क्वालिफाइड डिसीजन अराइव्ड एट डिपेंड अपॉन द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकर हिमसेल्फ। जो डिसीजन मेकर है, मैनेजर है, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे वो डिसीजन ले लेता है। इस टेक्निक्स के अंदर जो क्या ग्रुप्स और कमिटीज काम करती है वो यहाँ पर है। सबसे फर्स्ट है एक्सपीरियंस काम करता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर। सबसे पहले काम कौन करता है? एक्सपीरियंस। फिर सेकंड नंबर काम करता है कि आप डिसीजन क्या लेंगे, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब हो गया आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा, मुझे फीलिंग आ रही है। जैसे आजकल शेयर मार्केट में बड़ा होता है, नए नए लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जो आने वाले में 10 गुना हो जाएगा। अरे भाई, तेरे को लगने से क्या होता है, तेरे को फीलिंग आने से क्या होता है? वास्तविक स्थिति कुछ और है, उसको अच्छे से समझना पड़ता है। सो ऐसा लगने से कुछ नहीं होता है, तो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स रादर देन फैक्ट्स। फैक्ट्स कुछ और है, मेरे को लग रहा है। अरे तेरे को लगने से कुछ नहीं होता भाई, जब वास्तविक स्थिति आ जाएगी तो वो है। तो ये लगना कभी सही भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, और इसकी बिलीव्स, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, साइकोलॉजी, और ये सब डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो एक्सपीरियंस हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर आता है आपका म्यूचुअल कंसल्टेंस। इसमें एक काम और कर सकते हो आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर कि आप म्यूचुअली डिसीजन ले सकते हो। म्यूचुअली मतलब सर्वसम्मति से एक साथ बैठ कर मीटिंग करके फिर भी डिसीजन ले सकते हो, और इसमें कई बार ऐसा लिया भी जाता है क्वालिटेटिव के अंदर। फैक्ट्स भी ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखे जाते हैं, जो इसमें अगला पॉइंट बताया गया। फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इसके अंदर, लेकिन फिर भी कई बार इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो भी पता कर लिया जाता है। और अगर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा देखी जाए तो फिर ये क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्लान, पहले से एक प्लान बना रखा होता है ना, प्री एस्टैब्लिश गाइडलाइंस होती है, पहले से गाइडलाइंस बनी हुई है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। और डेल्फी टेक्निक्स, ये भी अच्छी टेक्निक्स है। इसमें क्या होता है कि एक एक्सपर्टीज के पैनल को बुला लिया जाता है। एक्सपर्टीज पैनल का मतलब हो गया कुछ एक्सपर्ट्स जो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को बुला लिया जाता है, किसी एक को नहीं। एक पैनल बना दिया जाता है, 4-5 लोगों की टीम को बुला लिया जाता है, और फिर एक लिफाफे के अंदर क्वेश्चंस लिखे जाते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और सबको अलग अलग लिफाफा दिया जाता है, और फिर उनको बोला जाता है कि आप लोग इनका आंसर कीजिए। फिर वो लोग एक्सपर्ट्स उसका आंसर करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से एनालिसिस करके और एक दूसरे को फीडबैक देके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये डेल्फी टेक्निक्स के अंदर आता है। ये अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डेल्फी टेक्निक्स अंडर डिसीजन मेकिंग, तो आप ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग आपने देखा होगा, संदीप माहेश्वरी के जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग के सेशंस चलते हैं। अब उस ब्रेन स्ट्रॉमिंग का मतलब क्या हो गया? ब्रेन स्ट्रॉमिंग का मतलब हो गया सब सोचेंगे, है ना। वहां पर भी ऐसा ही वो बोलते हैं ना, सब सोचेंगे, मतलब सर भी सोचते हैं, संदीप माहेश्वरी सर जो प्रॉब्लम कोई पूछता है वो भी सोचते हैं, और जो ऑडियंस बैठी होती है उनकी भी सजेशन लेते हैं। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग में यही होगा कि एक ग्रुप बैठेगा आपके जो भी बिजनेस का है, और वो सब सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में। कोई सॉल्यूशन ये देगा, कोई बोलेगा इस सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बोलेगा ये सॉल्यूशन है। तो मिल बैठ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स
के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट आ गया कंसेंस मैपिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, मैपिंग टेक्निक के अंदर यूज consolidating result from several task force or project groups and is suitable for solving problem that multidimensional and have interconnected element. This technique bring after the first task group has been developed and evaluated a list of ideas. मतलब जब brainstorming वगैरह हो जाता है, एक ideas की लिस्ट मिल जाती है, फिर उसके बाद में एक सहमति बनाई जाती है ना, और फिर जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से रिलेटेड है ना सबसे पूछा जाता है, फिर एंड में वो एक चूज कर लिया जाता है। तो सर्वसम्मति इसका मतलब होता है कि सबकी सहमति से जो है फिर आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका अगला क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल टेक्निक। क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल टेक्निक, देखो क्वालिटेटिव हो गई, क्वालिटेटिव के बाद में क्या है, क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल टेक्निक। अब क्वांटिटेटिव को देखो आप, क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल टेक्निक भी बोलते हैं इसको। तो क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग की टेक्निक बोलो या मैथमेटिकल टेक्निक बोलो, एक ही चीज़ है। ये अधिकतर पढ़ते हैं जब सीए के अंदर एक, या बीबीए के अंदर भी आई थिंक इससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है। सीए फाइनल में तो होता था, मुझे पता अच्छे से, उसमें ओआर ऑपरेशन रिसर्च नाम से एक सब्जेक्ट होता था। तो उसमें यही क्वालिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था डिसीजन मेकिंग के अंदर। और इसके अलावा बीबीए में भी ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस टेक्निक को, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये टेक्निक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कहीं ना कहीं हमको डिसीजन मेकिंग में काम आती है। जब हम मार्जिनल कॉस्ट कर रहे होते हैं और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं उस समय ये टेक्निक्स बहुत सारी काम आती है, जिसको हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स बोल रहे हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये ऑपरेशन रिसर्च के अंदर किया जाता है। उस सब्जेक्ट को बीबीए में और भी कुछ बोल सकते हैं उस सब्जेक्ट का नाम, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च होता है एक, उसके अंदर किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव. It is based the assumption that there exists a relationship between variables. With the help of the linear equation, optimum combination of cost, time and utilization of machine can be prepared. The objective function of this technique is either to maximize benefit to or minimize cost. मतलब ये टेक्निक ये बोलती है कि आप डिसीजन तो ले रहे हो, लेकिन डिसीजन के साथ साथ में आपको आपकी कॉस्ट, आपके टाइम, इसको भी ध्यान में रखना है, मतलब रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि ये टेक्निक बोलती है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो टेक्निक बोलती है कि आपने जो अल्टरनेटिव है उस अल्टरनेटिव में जो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो वो आप ऐसे ही मत कीजिए, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग को अप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब हर अल्टरनेटिव की आप कॉस्ट कितनी आ रही है वो पता कर दीजिए, और जिस अल्टरनेटिव में सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो कॉस्ट को मिनिमम करना है और रिजल्ट को, आउटकम को जो है वो बेस्ट करना है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। क्यूइंग थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी क्या देखिए, इट इन्वॉल्व अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यूइंग ऑफ वेटिंग लाइंस। अब ये तो है ना, मतलब एक इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कस्टमर है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपका कस्टमर है, हाँ, वो कितना आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का वेट कर रहा है। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अगर वो ज़्यादा वेट करेगा तो कहीं और चला जाएगा वो। तो आपको कुछ अपने बिजनेस के अंदर ऐसे डिसीजंस लेने हो जिसमें आप अपने कस्टमर को कहीं और जाने नहीं दे, उसको वेटिंग नहीं कराना चाहते, तो आप इस थ्योरी को, इसको अप्लाई कर सकते हैं कि उनका वेटिंग टाइम कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और जल्दी से जल्दी हम उनको सर्विस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, ये अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसके अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर या बैंक के अंदर जो है ये सिस्टम, ये थ्योरी जो है यूज की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कि किसी चीज की कितनी संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी जिस अल्टरनेटिव में ज्यादा होती है उसको चूज किया जाता है कि हाँ भाई ये संभावना ज्यादा है कि इससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर लेंगे, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो उसको चूज किया जाता है। अब ये प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना कैसे पता चलेगी, तो देखिए, दिस स्टैटिस्टिकल डिवाइस इज बेस्ड ऑन द assumption that certain things are likely to be happen in the future in pattern which can be predicted to some extent by assigning various probability। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की संभावना से लग रहा है कि ये वाली चीज जो है ये फ्यूचर में हमको बेनिफिट देगी और हमारे गोल अचीव हो जाएंगे। थ्रू प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ सर्टेन फिनोमा बट डेरिवेटिव फ्रॉम प्रोबेबिलिटी आर within the fairly predictable margins. It play a major role in a technique like payoff matrix and decision trees. मैट्रिक्स और डिसीजन ट्रीज में प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम चलता है। बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर भी हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं अच्छे से।
यहाँ पर ये यही कह रहा है कि गारंटी तो नहीं होती है लेकिन प्रोबेबली लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस जो है ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन का आपके बिजनेस की कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को संक कॉस्ट बना के, इररिलेवेंट कॉस्ट बना के साइड में कर दिया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों एक चीजें होती है। मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ेगी और प्रोडक्शन के कम होने से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई फैक्ट्री है, उसका रेंट जो है वो महीने का है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब उस फैक्ट्री को आप बंद करके ताला लगा के घर चले जाओ तो भी 1 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, अगर उसमें प्रोडक्शन करोगे तो भी करने पड़ेंगे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, इसको हटा दो। अब आपको ओनली डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट यूज करनी है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि रेंट तो लगना ही लगना है। अब प्रोडक्शन अगर आप बहुत ज्यादा करोगे 100% कैपेसिटी पे तो भी आपका रेंट उतना ही लगना है, और अगर आप कम करोगे तो भी उतना लगना है, बंद करोगे तो भी उतना लगना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दो, इसको इररिलेवेंट डाल दो, इसको संक कॉस्ट बोलते हैं। अब आपकी कॉस्ट आ गई कौन सी, जो प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ेगी और कम होने से कम होगी। इसके बेसिस पे आप वो डिसीजन लीजिए कि नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑर्डर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये इससे रिलेटेड है, इसको ही आगे ले जाता है। इट इज द टेक्निक वेइंग अल्टरनेटिव्स इस टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स सो दैट एन अल्टरनेटिव वेयर बेनिफिट इज मैक्सिमम अगेंस्ट कॉस्ट। मतलब वो चूज करो, इसके हिसाब से पहले निकाल दो, फिर वो चूज करो कि कौन से अल्टरनेटिव में कॉस्ट सबसे कम लग रही है और बेनिफिट ज्यादा है, उसको चूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट एंड फाइनल आपका, और वो आता है आपका नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस जो है ये भी ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हम पढ़ते हैं, OR में पढ़ते हैं ना, OR बोलते थे सब्जेक्ट को, आपके हो सकता है कुछ और हो। ये न्यूमेरिकली होता है लेकिन हमारे तो यहाँ पर थोड़ा सा है। नेटवर्क में ये होता है, एक नेटवर्क बना दिया जाता है। नेटवर्क का मतलब जो भी आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लो चार्ट बना दिया जाता है ना, कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो हमारा प्लानिंग है या ये जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ खत्म होगा। अब इसके बीच में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, और फिर अब फर्स्ट ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट या एक नेटवर्किंग बना दिया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर नेटवर्किंग के 2-3 तरीके हैं। इसमें सबसे मतलब डायग्राम के अंदर आपने उस गैप्स को फ्लो प्लान्स में बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया आपने। फ्लो चार्ट अगर कभी देखा हो, PERT एक प्रोग्राम इवोल्यूशन रिजर्व रिव्यू टेक्निक्स, ये एक नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक है। और एक होता है CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड्स, ये भी एक नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक होती है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट के अंदर, ORM या OR बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर बहुत यूज की जाती है प्रैक्टिकली। तो आज हमने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस को अच्छे से देखा, और उसके बाद उसकी टेक्निक या उसके सपोर्ट सिस्टम को देखा। सपोर्ट सिस्टम के अंदर एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स को देखा और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को देखा। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो है वो इजी होती है, उसको आप आराम से एक बार अगर उसके पॉइंट्स याद हो गए तो आप लिख पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो मैंने बताई आपको, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और जो मैंने बोला है उसको अगर एक एक लाइन में आपने नोट कर दिया है तो आपको कम से कम समझ में भी आ गया होगा। सो आई होप आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, और हम मिलकर नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा और बाकी है, फिर ये यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।